नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक उसका अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कक्षा 8 की मतलब क्लास 8 की जो साइंस की बुक है उसका आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले हमने फसल उत्पादन और उसका संग्रहण ये सब हमने पढ़ा था, जो अध्याय 1 है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप चैप्टर देख लीजिएगा। भूगोल का हमारा पर्यावरण और हमारे संसाधन, जितने भी हमारे जो चैप्टर हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, हमारे अतीत के, पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक विज्ञान के, सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन, ये सब जो चैप्टर है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और सब लोगों का जो प्रतिक्रिया है, जो उनके कमेंट्स हैं, वो सब इसी प्रकार से हैं कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उनको घर बैठे हुए उनको बहुत अच्छे तरीके से वह ऑडियो मोड में इस चैप्टर को पढ़ पाते हैं, जिसमें टाइम बहुत कम वेस्ट होता है उनका और बहुत अच्छे से वह अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, मतलब जिनमें जीवन है। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। आपको पता है कि माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, जो हम लोग के स्कूल में होता है। अगर आपने 8th क्लास में है तो क्या पता आपको कभी साइंस की क्लास में लैब में ले गए होंगे, तो वहां पे दिखाया जाता है। तो आपको पता नहीं होता है कि आपके आसपास कितने सूक्ष्म जीव हैं जो चल रहे हैं, जो जिंदा हैं, लेकिन वह माइक्रोस्कोप के द्वारा आप देख पाते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड, मतलब रोटी सड़ने लगती है, थोड़ी जो रोटी ब्रेड होती है उसमें फंगस लगने लगता है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं, मतलब कुछ आकृति क्या है, ये कहाँ से आई हैं? तो ये आपको अभी भी आप देखेंगे कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रही है। सर्दी में भी ऐसी कड़ाके की ठंड है और बारिश तब भी हो रही है। तो आप देखेंगे आपके घर में कुछ चीजें जो काफी टाइम से रखी हुई होंगी उसमें फफूंद लग गई होगी, फंगस लग गया होगा, ठीक है, ब्रेड खराब हो गई होगी। नॉर्मली नहीं खराब होती ठंड में, लेकिन जब नमी का मौसम आता है तब ये जो चीजें होती हैं, ये इनमें ये जो जीव है ये उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, लेकिन आप उसको नॉर्मली आप देख नहीं सकते कि वो चल रहे हैं, कुछ संरचनाएं हैं। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। तो 2.1 सूक्ष्म जीव। अब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। क्रियाकलाप 2.1 बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? और क्रियाकलाप 2.2 एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब हिलते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? और ऐसा होता है, आपने देखा भी है। इन प्रेक्षणों से, इन टेस्ट से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, बिना यंत्र की, ठीक है, इसकी यंत्र की सहायता से उसे उन्हें देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन से वर्ग है? पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल, ठीक है। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 और चित्र 2.4 में दर्शाए गए हैं। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। ये वे केवल
परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं, अभी हम देखेंगे। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू बुखार तथा अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि कितने प्रकार के हम सूक्ष्म जीवों को पढ़ते हैं। देखिए स्पाइरल जीवाणु, ठीक है, छड़नुमा जीवाणु। देखिए अभी आपको लग रहा है ये, लेकिन आप नंगी आंखों से मतलब आप सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आपको इन जीवाणु, इन बैक्टीरिया, इन वायरसेस को देखने के लिए आपको क्या कहते हैं, जो लेंसेज होते हैं, माइक्रोस्कोप होता है, उनके द्वारा ही आप देख सकते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके आसपास हैं भी। जैसे इस टाइम कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस दिखता थोड़ी ना है, लेकिन सूक्ष्म यंत्र से आप उसको देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से दिखता है। देखिए यहाँ पे कुछ शैवाल है, ठीक है, जो ये जीवाणु थे, बैक्टीरिया थे, ऊपर आपने देख लिया। उसके बाद शैवाल है जिसमें क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ठीक है, ये कुछ प्रकार के शैवाल है। प्रोटोजोआ में आप देख सकते हैं अमीबा और पैरामीशियम। ये इस प्रकार से कभी भाई क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्वेश्चन आ जाएगी इनमें से बताओ कि इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है, तो आपको अमीबा दे देंगे, पेरीमीशियम दे देंगे और स्पाइरोगोरे दे देंगे। 3 ऑप्शन दे देंगे। अब आपको इन 3 ऑप्शनों में से ये बताना है कि कौन सा है। तो अगर आपको ये पता होगा कि अमीबा और पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, तो बता दोगे कि स्पाइरोगाइरा जो है वो एक शैवाल है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे कवक भी आ गए हैं। कवक आपको पता ही है, तो राइजोपस, ब्रेड मोल्ड जिसे कहते हैं, ठीक है, एंड पेनिसिलियम और एस्परजिलस। देखिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया, ठीक है, अभी हमने जो किया, पहले तो जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक, फंगस, ठीक है। तो ये जो कुछ प्रकार के जो ये होते हैं, 4 प्रकार के हम सूक्ष्म जीव आपको याद रखने हैं। वायरस के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जो वायरस होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार के होते हैं वायरस। जैसे अभी हमने यहाँ पे बात करी थी विषाणु, ठीक है, विषाणु, वायरस मतलब जिसमें जहर है, विषाणु है। मित्रवत सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग में आते हैं, लेकिन उससे पहले सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं हम यहाँ पहले करेंगे, ठीक है। 2.2 देखिए विषाणु, इस प्रकार से ये विषाणु होते हैं, ठीक है, इस चित्र में दर्शाया गया है। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। तो अभी आपको पता लग गया कि एक कोशिक भी हो सकते हैं, ये द्विकोशिक भी हो सकते हैं, मतलब बहुकोशिक भी हो सकते हैं। ये बर्फीली शीत से उष्ण मतलब गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि भाई ठंड में रह सकते हैं, गर्मी में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं ये, ठीक है। इनके जीवन जीने का एक अनुकूल इनकी परिस्थिति होती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले बताया गया कि भैया जब बहुत ज्यादा गर्मी आएगी तो जो ये कोरोना वायरस है खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्मी में भी पूरा रहा, और ठंड में जो पता लगा कि ठंड में ये बहुत जल्दी से और जल्दी बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं जो रिसर्चर बता रहे हैं, तो ठंड में, अंधेरे में, तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि ये किसी भी परिस्थितियों में ये जो वायरस होते हैं या ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये जी सकते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। आपको पता है मरुस्थल कितना गर्म होता है। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, ठीक है। जबकि कवक और जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको समूह में रहना उनके लिए वो जरूरी होता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव और हम, मतलब सूक्ष्म जीव और हमारे बीच में क्या संबंध है, ठीक है।
और हम आसपास अपने हमारे कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जिनके द्वारा जो हमारे हेल्पफुल है और जो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो मेन चैप्टर है वो इसी के बारे में है। आपको इतना सारा मतलब होच पोच होने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को आराम से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, आगे करिए पीछे करिए, आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो होगी, आप आराम से देख सकते हैं। और अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि लोगों को जब आप बांटेंगे तब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, आपके अंदर इच्छा होगी कि भैया हाँ नहीं मुझे और लोगों की भी हेल्प करनी है, इस प्रकार से। तो सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीवों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, उनके जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये जो माइक्रो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं, मैंने जैसे बताया, और कुछ हमारे लिए हानिकारक, जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। भी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये वाली बात बताई थी और अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रवत सूक्ष्म जीव मतलब जो हमारे दोस्त हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि दही, ब्रेड, केक बनाने और अल्कोहल बनाने में इनका प्रयोग होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है, जिससे हम खाद वगैरह भी बनाते हैं। तो हानि रहित पदार्थ बनते हैं, मतलब जिसमें हानि नहीं होती। रहित मतलब नहीं होती, सहित मतलब होती है। तो हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, याद कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा था। दही एवं ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7 पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों होता है? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबेसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। लैक्टोबेसिलस नामक बैक्टीरिया, जीवाणु मैंने बताया था आपको, बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन आएगा ये वाला, 101% क्वेश्चन आएगा आपके कि कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और आपको ये याद रखना है कि वो जो जीवाणु का नाम है वो है लैक्टोबेसिलस। ठीक है, लैक्टोबेसिलस जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन करके, मतलब जो पैदा उसके अंदर जनन करके, प्रजनन, आपने प्रजनन वर्ड से जनन है, कुछ पैदा करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। आपने देखा खमीर बनाते हैं, है ना, डोसे का खमीर बनता है। और क्या कहते हैं, जलेबी भी बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो फूल जाता है। तो उसके किण्वन के लिए जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, जिसमें वो फूल जाता है, वो क्या होता है, वो किसके लिए, कैसे हो जाता है? तो वो जीवाणुओं द्वारा ही होता है। क्रियाकलाप 2.3। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपने ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, लैक्टोबेसिलस और किण्वन की प्रक्रिया से ही जो ये रवा जो है, मतलब सूजी, इडली, भटूरे का जो संगठक है ये दही है। और इसमें जब हम ये डालते हैं तो ये फूल जाता है। क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में आधा किलोग्राम, मतलब 1/2 आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए।
आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि ये क्या आपने गूथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ पाया है। यीस्ट पाउडर के साथ मैदा देखिए इस प्रकार से होता है, खमीर द्वारा उठी हुई मैदा। ठीक है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, मतलब जो उसका आकार है वो बढ़ा देते हैं। चित्र 2.6 में हमने ये देखा है ना। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। आपको समझ में आ गया कि यीस्ट जो है उसके उपयोग के द्वारा हम ब्रेड, पेस्ट्री, केक ये सब हम बनाते हैं, ताकि वो फुला देता है उसको, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब वह छोड़ता है, उत्पादित करते हैं, तो गैस के बुलबुले उसको फुला देते हैं। जब ये जनन करता है, श्वसन करता है, जब हम सांस लेते हैं हमारे अंदर भी हवा आती है ना, इस प्रकार से। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। आपको पता है कि गेहूं, चावल, फलों इन सब के रस को सड़ा दिया जाता है, ठीक है, और उससे अल्कोहल बना दिया जाता है। तो ये यीस्ट द्वारा ही होता है इसका उत्पादन। ठीक है। तो अभी आपको एक और पता लगे किण्वन में क्या क्या प्रक्रिया होती है। 500 ml का बीकर लीजिए, इसमें 3.4 भाग तक जल भरिए। ठीक है, मतलब आधा लीटर का आपको बीकर लेना है, इसमें 3/4 हिस्से में जल भरना है। 2-3 चम्मच चीनी घोलिए, इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसमें 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रखिए, मतलब थोड़ी जो गर्मी जगह हो ऐसी जगह पे। अब विलयन को आप सूंघकर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। आपको समझ में आ गया ना कि ये जो सड़ने की प्रक्रिया से जो चीज बनती है उसे किण्वन कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है। और किण्वन के जो जनक थे वो कौन थे? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। कब की थी? 1857 में। 1857 में। ठीक है, 1857 में। आपको ये याद रखना है। और आपको ये बताना मुझे कमेंट बॉक्स में 1857 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 बहुत बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भारत में हुई थी। तो लुई पास्चर ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की। ठीक है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम सूक्ष्म जीवों के औषधीय जो उपयोग हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भैया सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसके औषधीय मतलब मेडिसिन्स में कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, मेडिकल्स में कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे हम हॉस्पिटल मतलब हम उसको कैसे किस प्रकार से हम दवाई बनाते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल दे देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक्स जो होती है, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। मतलब जो बैक्टीरिया हैं और जो कवक हैं उनके द्वारा बहुत सारे जो इस तरह के एंटीबायोटिक्स हैं ऐसे लोग बना रहे हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेटासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। मतलब कवक और जीवाणु से बनाया जाता है इन एंटीबायोटिक्स को। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु
रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। ठीक है, उन्होंने अचानक से संवर्धन तश्तरी जो होती है जिनपे वो सब देखते हैं भैया, मतलब चीजें जो देखते हैं साइंटिस्ट, उस पे एक फफूंद के बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से, ठीक है, पेनिसिलिन बनाया गया। ठीक है, पेनिसिलिन बनाया गया, फंगस से पेनिसिलिन बनाया गया। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार। कुक्कुट क्या है बताइए? ठीक है, में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अर्थात पशु में जैसे आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बकरी हैं, बकरी पालन है, ठीक है, और गाय पालन है, उसमें दूध वगैरह हमें मिलता है। कुक्कुट मतलब मुर्गी जो है, मुर्गी के उसमें भी है ना, हम लोग एंटीबायोटिक डालते हैं ताकि उनके अंदर है ना रोग ना बढ़े, क्योंकि बाद में हमें वो मुर्गियों से अंडे मिलने हैं, या मुर्गी लोग जो मुर्गी खाते हैं, मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके अंदर कोई विषाणु ना हो, कोई ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव ना हो जो उनको अंदर रोग कर दे। इसलिए उनको एंटीबायोटिक्स उनके खाने में मिलाई जाती है ताकि, और वो एंटीबायोटिक खा लेते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए। मतलब एंटीबायोटिक तभी ली जानी चाहिए जब वह डॉक्टर बोले। उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए, और उस दवा का ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया। बहुत सारे लोग, हमने क्या देखे हैं, हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, किसी को कोई बीमारी हुई, अभी क्या होता है कि भैया दवाई दी गई, ज्यादातर डॉक्टर दवाई देते हैं, तो उस दवाई का कोर्स होता है कि भाई आपको 1 महीने तक खानी है। बंदा क्या करता है कि भाई, मतलब जो लोग जो है वो क्या करते हैं कि भाई 5 मिनट, 5 दिन खाई, 10 दिन खाई, 15 दिन खाई, उसके बाद में वह उसको खाना छोड़ देते हैं। क्यों खाना छोड़ देते हैं? भाई मैं ठीक होने लग गया हूँ। लेकिन क्या होता है कि वो कोर्स पूरा करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब तक आप दवाई खाएंगे तब तक तो उस जो आपके अंदर जो सूक्ष्म जीव है जो आपके रोग बढ़ा रहा है, उसको तो दवाई जब तक आप खा रहे हैं तब तक वो एंटीबायोटिक उसको रोक के रखी हुई है। लेकिन जैसे ही आपने उसको खाना बंद कर दिया, फिर से वह पनपना शुरू कर देगा आपका रोग, और आपको फिर से दिक्कत होने लग जाएगी। तो जब तक वह आपके अंदर फैले हुए उस सूक्ष्म जीव को जो आपके अंदर रोग बढ़ा रहा है, मतलब बीमारी ला रहा है, उसको खत्म ना कर दे, तब तक आपको वह दवाई खाते रहना चाहिए, जब तक वह कोर्स पूरा ना हो जाए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देगी। मतलब जो अच्छे जीवाणु, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो आपको समझ में आया कि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया ज्यादातर उसके लिए यूज की जाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, और सर्दी जुकाम और बुखार वगैरह में जो है ये एंटीबायोटिक काम नहीं आती, क्योंकि ये जो रोग होते हैं ये खासकर विषाणु द्वारा होते हैं, वायरसेस द्वारा होते हैं। वैक्सीन, टीका। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? अभी देखिए, बहुत अभी आप हमें सुन रहे होंगे कि भैया बहुत टीका टीका की बात हो रही है कि भाई कब आएगी वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी, कब लगेंगे टीके हम लोगों को, है ना। तो अब यहीं पे ये वाली बात आ गई है कि भाई क्या है चीज, क्या है वैक्सीन, है क्या, क्यों लगाई जाती है, क्या जरूरत है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। मतलब हमारे अंदर क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, ठीक है, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर जो होती है, जो हम उससे लड़ लेते हैं, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है। तो शरीर को यह भी स्मरण रहता है, याद रहता है कि वह सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करा जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका
वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, क्षय मतलब टीबी, चेचक तथा हाइपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी, जिससे कि चेचक जो है, चेचक की जो बीमारी है, ठीक है, किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। कब की थी? 1798 में। किसके लिए की थी? चेचक के लिए की थी, ठीक है, चेचक की टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दी गई होंगे, है ना? हमें दी जाती है, आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी दी जाती है। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों में सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। मतलब उन्मूलन मतलब खत्म होना। मैंने ये वाली बात आपको पहले भी बताई है कि उन्मूलन मतलब होता है खत्म होना, मतलब उसको खत्म कर देना, समाप्त कर देना। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीकों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता लगा कि सूक्ष्म जीवों द्वारा बहुत सारे टीके, एंटीबायोटिक बनते हैं, वैक्सीन्स बनती हैं, टीके बनते हैं, जिससे अनेक रोगों से हमें बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मिट्टी की उर्वरता की बात आ गई है, ठीक है, और फिर पर्यावरण का शुद्धिकरण, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये चैप्टर हमारा है और अभी लगातार चल रहा है, काफी बड़ा चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं और एक बहुत प्यारा सा मैसेज होगा अभी वीडियो के एंड में आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पढ़ते रहना, लगातार पढ़ाई नहीं छोड़नी है। नया साल 2021 शुरू हो गया है और घर में रह के अपने दोस्तों के साथ में आप डिस्कस करिए, आप बताइए, अरे भैया पता दूध से दही कैसे बनती है, ठीक है, तुझे पता है ये वाला जो बैक्टीरिया अलग होते हैं, वायरसेस अलग होते हैं, इससे एंटीबायोटिक भी बनती है। खेल खेल में पढ़ना सीखिए, खेल खेल में आप लोग बहुत कुछ कर पाएंगे जीवन में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर जल्द ही आपको इस चैप्टर के मिल जाएंगे, वो भी लिखित रूप में, तो आपको कोई उसकी भी दिक्कत नहीं कि आपको कुछ और चीज़ खरीदने की ज़रूरत है भाई कि आप नहीं, तो आपके पास अगर पैसों की दिक्कत है, मतलब जिसमें आजकल आप सबको पता है कि कितनी परेशानियां हैं आर्थिक रूप से, तो हम सब एक दूसरे की मदद करें, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, इस प्रकार से हम लोग साथ रहेंगे। छोटा सा मैसेज है आपके लिए, मेडिटेशन के थ्रू आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अभी छोटा सा मैसेज होगा आपके लिए, आप वो देखिएगा। अगर आपका मन करे तो आप जरूर करिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी मिलेंगे, ये मैसेज आपके लिए।